बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग। चौथे चरण में 9:30 बजे तक 15.85% मतदान। तो वहीं चुनाव के दौरान कूच बिहार के सितालकुची में टीएमसी और बीजेपी समर्थक भिड़े। कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते मुंबई की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक, नहीं मिलेगी मंगला आरती की टिकटें। देश भर में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। देश में 1,45,384 नए मामले आए सामने। 780 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है और वहीं 5 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने वोटरों से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करने के लिए अपील की है। तो वहीं चौथे चरण में सुबह 9:30 बजे तक 15.85% मतदान हो चुके हैं और अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है और फिलहाल जो अपडेट है 5 जिलों में 40 सीटों पर ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है वोटरों से कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। तो वहीं पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कोरोना को लेकर चेतावनी दी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी विशेष सख्ती और सजगता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनावी रैली और चुनाव प्रचार के दौरान सभी को मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। बिहार चुनाव के दौरान पिछले साल पहली बार ये निर्देश जारी किए गए थे और आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 29 जुलाई 2020 को ये गाइडलाइंस जारी की थी। चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों और विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर ये कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। आयोग ने यह भी कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को रैलियों, पब्लिक मीटिंग पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। साथ ही स्टार प्रचारक के प्रचार करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है और आपको ये भी बताते चले कि इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इन नियमों का पालन करें। तो सीधे ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार तो अलर्ट है। तो इसी के चलते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनके कोई भी बयान पर एक्शन नहीं होता है, लेकिन विपक्ष के बयानों पर एक्शन लिया जाता है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि प्रधानमंत्री को पूरी छूट है, अमित शाह को पूरी छूट है और योगी जी को पूरी छूट है। जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो कहें। लेकिन जब विपक्ष का कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो फौरन उसके ऊपर अनुशासन का और इलेक्शन कोड का डंडा घूमने लगता है।
देश में कोरोना महामारी के विकराल रूप लेने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा भी लिया और इसी दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने राज्यों को टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर फोकस करने की सलाह दी है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है टीका महोत्सव। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बारे में जागृति होनी चाहिए, ये उसके पीछे की भावना है। अगर प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम देश को देते हैं, उसका पीछे की भावना समझ लीजिए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टीकाकरण में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जिस मात्रा में हमें वो संख्या में टीका मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे टीका महोत्सव साजरे करेंगे, और राज्यों में तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान से देखना। तो वहीं तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हजारों किसान का 24 घंटे का जाम शुरू हो गया है। इसके तहत कुंडली में केएमपी के टोल प्लाजा पर जाम लगाकर कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बैठ गए हैं। किसानों की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का असर गुरुग्राम जिले की सीमा में नहीं दिख रहा है। हालांकि झज्जर और कुंडली की तरफ से आने वाली सड़क पर कभी कभी वाहन आ रहे हैं और गुरुग्राम से रोजाना की तरह वाहन जा रहे हैं। बात अगर गाजियाबाद बॉर्डर की करें तो वहां भी किसानों की तरफ से जाम लगाना शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन को 136 दिन हो चुके हैं। तो वहीं आज यानी कि 10 अप्रैल को केएमपी जाम करने का ऐलान कर दिया था और हालांकि कई जगह पर इसका असर भी देखने को मिला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ ऐसा इसका असर देखने को नहीं मिला। गाजियाबाद बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर किसानों का जत्था लगना शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बंद किया हुआ है और इसी दौरान पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की तरफ से अपील भी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद किया जाए। इस दौरान कोई हंगामा नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसे इस तरह से कोई भी हंगामा दिखता हुआ नजर आया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां किसानों की तरफ से जाम लगना शुरू हो चुका है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों का वापस लेने की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और हजारों किसान का 24 घंटे का जाम लगना शुरू हो चुका है। इसके तहत कुंडली में केएमपी के टोल प्लाजा पर जाम लगाकर कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बैठ गए हैं। किसानों की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का असर गुरुग्राम जिले की सीमा में इतना दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि झज्जर और कुंडली की बात करें तो उनकी तरफ से आने वाली सड़क पर कभी कभी वाहन नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू है वहां पे और हुगली से ये बड़ी खबर है। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। तो कभी बीजेपी पर हमला किया जा रहा है तो कभी टीएमसी के ऊपर हमला किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार इसी दौरान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है और बीजेपी ने टीएमसी पर इस दौरान आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो वोटिंग में घपला कर रही है टीएमसी, लोकेट चटर्जी ने कहा है। तो पश्चिम बंगाल की हुगली से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है तो दूसरी तरफ टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है जहां लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी है लोकेट चटर्जी। इसी दौरान लोकेट चटर्जी ने कहा है कि वोटिंग के दौरान इसमें घपला किया जा रहा है।
और साथ ही भी कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है उनकी गाड़ी पर। तो इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से अब लगातार पश्चिम बंगाल में वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बाद भी बीच में लगातार हमलावर हो रहे हैं, कभी बीजेपी कभी टीएमसी। अब बताया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी पर हमला किया गया है। देखिए, बंगाल की राजनीति का चरित्र जिस तरह से हिंसामय है जी, पीछे भी इतिहास देखेंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं वहाँ इलेक्शन में हिंसा होती है। और इलेक्शन कमीशन कितना भी दावा करे चुनाव आयोग के वहाँ हिंसा पर हम काबू पा लेंगे या बहुत सारे सुरक्षा बल लगाने से वहाँ पर शांति रहेगी, लेकिन कामोवेश ऐसा देखने में नहीं आता है, जो कि लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये बात अलग है कि जब टीएमसी के काफिले पर हमला होता है, वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी के किसी नेता पर या काफिले पर हमला होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है कि जो टॉप लीडरशिप है वो भी नहीं बच पाती है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वही चाहे जेपी नड्डा हो या दूसरे बड़े नेता हैं, उनके ऊपर भी हमले होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ हैं और हिंसा नहीं होगी। तो इस दौर को रोका जाना चाहिए और इन सब घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है उस पुनरावृत्ति पर कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। आरबी जी, आपको इस रोकना चाहेंगे, दोबारा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधे जहां पर लोकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा है हमले के बाद। ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए। इस टाइम में तृणमूल को हटाइए इधर से। आरबी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सर, अब क्या लगता है जिस तरीके से अब यानी कि बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी पर हमला हुआ है और इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी पर कि वोटिंग के दौरान घपला किया जा रहा है। देखिए, आरोप टीएमसी पर लगते हैं, टीएमसी बीजेपी पर लगाती है। तो ये भी जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति में आएंगे तो उनसे सत्ता की उम्मीद रखना बेमानी हो जाता है। और पहले होता था कि वो एक जनता सेवा करनी है, जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से जो भी कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में उतरता था। लेकिन जब राजनीति का व्यवसायीकरण और अपराधीकरण होगा तो फिर जीत ही एक आखिरी गोल होती है। कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, उसी के परिणाम है कि आप देखेंगे शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, चुनाव आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। आरबी जी, क्या लगता है कि सरकार तो मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी की है और इसी दौरान जो चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें असर देखने को मिल रहा था कि हंगामा हो सकता है, क्योंकि पहले चरण से जो शुरुआत हुई थी हंगामे की, तो जाहिर सी बात है कि चौथे चरण में भी होगी, क्योंकि चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि काफी बड़े दिग्गजों की किस्मत इस वोटिंग के दौरान कैद होगी। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, तो जिस तरीके का सिनेरियो इलेक्शन में है तो वहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। तो कौन कितनी बढ़त बनाता है और जीत हार का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी पीछे सर्वे हुआ तो 17-18 सीटों का डिफरेंस दोनों के बीच में है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में। तो उस गैप को भरने की कोशिश बीजेपी भी करेगी और बढ़त बनाने की कोशिश टीएमसी भी करेगी। और जब दोनों ओर से डू एंड डाई तक जाने का मामला आएगा तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की और भी घटनाएं सामने आएंगी और देखने को मिलेगा कि भी जो हिंसा है वो और ज्यादा हो सकती है। तो जब कोई भी पक्ष ये देखता है कि मैं हार रहा हूँ या हम थोड़ी सी मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करता है और गुरेज नहीं करता, चाहे वो दंगा हो, चाहे वो मारपीट हो। और जहाँ तक बंगाल है, बंगाल में तो हमेशा से आप देखेंगे पहले भी कम्युनिस्ट थे तब भी हिंसा होती थी, और आज अगर टीएमसी है वहाँ पर, सरकार टीएमसी की है,
तब भी वहाँ पर हिंसा हो रही है। बिल्कुल। तो जो राजनीति का चरित्र है वो कहीं ना कहीं दागदार हुआ है। तो आरबी जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशाना दागते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो शुरुआत से ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है। देखिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी जी तमाम जानकारी देने के लिए, हम चर्चा के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर कहा है कि सरकार को सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाना चाहिए। महाराष्ट्र में वैक्सीन कम दी गई है, जबकि उनके राज्य गुजरात में वैक्सीन अधिक दी गई है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अच्छा लगता है कि लेकिन पूरे देश का पॉपुलेशन का 5% भी अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है, जबकि इजराइल ऐसा देश में 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया गया। यूके में 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया और 40% लगभग अमेरिका में वैक्सीनेट कर दिया गया। तो उस हिसाब से तो बहुत कम हुआ है। अब चाइना का तो कुछ आंकड़ा पता चलता नहीं है। और जिस तरह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि गुजरात में आप महाराष्ट्र जैसे पॉपुलस स्टेट से ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र ज़्यादा आक्रांत है। फिर भी गुजरात चूंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेट है, अमित शाह जी का स्टेट है, तो इस तरह का इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन शॉर्टेज का आरोप लगाया है, उत्सव नहीं है। ये तो सही है। आज जो भारत की स्थिति है, राहुल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये उत्सव का क्या मतलब, हर फ्रंट पे वैक्सीन का बात मैं अभी किया, सबसे ज्यादा नंबर्स में यहाँ के लोग आक्रांत हो रहे हैं इस ये से। सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं दुनिया भर के सभी देशों को अगर आप ले लीजिए तो सबसे ज्यादा काल कलवित भी भारत में हो रहा है। तो उत्सव किस बात का होना चाहिए? अभी ये तो टॉल क्लेम तो कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि अभी वैक्सीन, कल ही मैं टीवी में देखा कि 25 जगह प्राइवेट नर्सिंग होम में और जहां वैक्सीनेट हो रहा था, वैक्सीन की कमी के चलते महाराष्ट्र में वहां रुक गया कल परसों से। तो वैक्सीन की कमी नहीं होती तो और लोगों को वैक्सीनेट किया जाता। और जो जिस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है उसमें वैक्सीन सप्लाई और बढ़ाना चाहिए। उन कंपनीज को जिनके लिए भी परमिशन है भारत सरकार के द्वारा, उनको और पैसा दिया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बने। तो वहीं जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों की है। आपको बता दें कि पार्टी ने हल्का स्तर पर 43 पदाधिकारियों को नियुक्त करते हुए 9 जिलों में 36 हल्का प्रधान, 5 ब्लॉक प्रधान और 2 जोन प्रधान बनाए हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत के बाद इन
नई नियुक्तियों की सूची जारी की है। इसी दौरान सरदार निशान सिंह ने बताया कि भिवानी हलके में उमेद सिंह गौरीपुर ग्रामीण हलका प्रधान और मामन प्रजापति शहरी हलका प्रधान होंगे। उन्होंने साथ ये भी बताया कि बबानी खेड़ा में जगदीश धनाना और तोशाम में रविंद्र पटोदी हलका अध्यक्ष बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को शुक्रवार को राज्य का पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और एक अधिकारी ने बताया है कि गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को यह आदेश जारी किया है कि पांडे 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वो महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अफसर संजय पांडे अब तक रजनीश सेठ एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी अतिरिक्त चार्ज के रूप में पदभार संभाल रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि संजय पांडे खुद की साइड पोस्टिंग से नाराज चल रहे थे और उनकी कई मीटिंग्स सीएम उद्धव ठाकरे, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ हुई थी। संजय पांडे ने सीएम को पत्र भी लिखा था। संजय पांडे ने आईआईटी कानपुर से आईटी कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की है और 1986 बैच के आईपीएस बने हैं और पहले एसीपी पुणे शहर में कामकाज शुरू किया था। मुंबई में डीसीपी रैंक अधिकारी बने और 1992 मुंबई दंगों के दौरान धारावी में दंगा नियंत्रण और सामाजिक एकता के लिए पहली बार मोहल्ला कमेटी बनाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी का शुक्रवार रात निधन हो गया है। रात करीब 10 बजे भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्होंने लंबे समय तक इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 का प्रतिनिधित्व किया था और उनका पार्थिव शरीर भोपाल में आज इंदौर स्थित निवास पर पहुंचेगा और उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास E1 ओल्ड प्लासिया निकलकर करीब 2 बजे रामबाग मुक्तिधाम पहुंचेगी। जोशी के निधन की खबर लगते ही कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि महेश जोशी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका समर्पण, जनहित में उनके किए गए कार्य, उनकी स्पष्टता, बेबाकी जिंदादिली लोगों को अपना बनाने की शैली कभी भुलाई नहीं जा सकती है। तो वहीं यूपी के आगरा जिला चिकित्सालय मंडलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है और इसकी वजह अगर उनकी स्थिति बिगड़ती है तो किसी तरह के नुकसान को रोकना है और उनको अस्पताल में ही भर्ती किया जाएगा ताकि डॉक्टरों की निगरानी में देखरेख हो सके। तो वहीं रुक कर लेते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में बिहार के एक थानेदार की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि थानेदार बंगाल में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पीट-पीट कर मार डाला। मामला बंगाल के पंजीपाड़ा थाने की पनंतापारा गांव का बताया जा रहा है और इस गांव में एक वांटेड अपराधी छिपा था जिसे पकड़ने बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार गए थे, लेकिन उन पर गांव वालों ने हमला कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार से खबर है जहां बिहार के थानेदार की हत्या कर दी गई है गांव वालों ने और देर रात बदमाशों ने पीट कर ये हत्या की है। अपराधी को पकड़ने बंगाल गए थे बिहार के थानेदार, जहां गुस्साए बदमाशों ने हमला बोल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
तो रुक कर लेते अगली खबर का। हरियाणा के कोसी थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला का ये कहना है कि गांव के पशुबाड़े में काम करने के दौरान एक व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला द्वारा शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि गांव निवासी करीब 60 वर्षीय एक महिला अपने घर के पास पशुबाड़े में कार्य कर रही थी और इसी गांव निवासी एक व्यक्ति वहां पहुंच गया और तभी महिला को अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और फिर आरोपी वहां से फरार हो गया। और ये घटना है जो बताई जा रही है कि महिला ने थाने में इसकी शिकायत भी दी है। महिला ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हरियाणा के रेवाड़ी से ये खबर है, जहां बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है और इसकी खबर सुनते के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जहां आरोपी को पकड़ने के लिए बदमाश की तलाश में जुट गई है। काम कर रही थी घर पे और मेरे को बुलाया था ना, बोला कि बुरा गई तो बस है ना बलात्कार कर लिया वहाँ पे। कौन व्यक्ति था? वो था कोसड़ी का रासा बाग। क्या नाम है उनका? सुधीर नाम है। कहाँ का रहने वाले हैं? कोसड़ी का रहने वाला है, कोसड़ी गाँव का। अच्छा हाँ, ये तो कई बार रोज ना आया करता है। मैंने कई बार बोला आज ना की आज एक बार की बात बताऊंगा क्या। फिर मैं गई अंदर से, फिर अंदर से एकदम फिर मेरे में लिपट गया वो, काट दे दिया ना। फिर वो फिर इतने में आवाज देती रही छोरी सारी ने, मैं देखते फिर इतनी सोनी के नहीं इतनी ये दूसरा गेट में निकल के भाग लिए। ये एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए दरखास्त पेश करी है कि सुधीर सन्नो विजयपाल गांव कोसली ने मेरे साथ दिन के समय मेरे प्लाट में मेरे जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा? धारा 376, 452 IPC के तहत दर्ज किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के